अमेरिका की मशहूर इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला की भारत में औपचारिक तौर पर एंट्री हो गई है। आज मुंबई के बीकेसी यानी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में टेस्ला के पहले शोरूम की शुरुआत हुई। बीकेसी के मेकर मैक्सिटी मॉल में खुले पहले एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया। इस शोरूम के साथ ही टेस्ला ने अपनी 2 इलेक्ट्रिक कारें मॉडल 3 और मॉडल वाई भारतीय बाजार में लॉन्च की हैं। इस शोरूम में आप टेस्ला कारों की टेस्ट ड्राइव के साथ बुकिंग भी कर पाएंगे। टेस्ला के एक्सपीरियंस सेंटर का जायजा लिया हमारी संवाददाता कंचन नौटियाल ने। तो फाइनली मुंबई के अंदर मॉनसून के साथ साथ टेस्ला ने भी अपनी जो दस्तक है वो दे दी है। आज मुंबई के बीकेसी में टेस्ला का जो पहला शोरूम है वो खुल गया है। एंटिसिपेशन ये लगाई जा रही है कि आगे चल के हमें ये दिल्ली और बैंगलोर में भी देखने को मिलेगा। आप देख ही सकते हैं कि क्या क्लासी लुक टेस्ला का यहाँ पे हमें देखने को मिला है। काफी हम सोचते थे कि कभी टेस्ला की कार इंडिया में आएगी, तो फाइनली टेस्ला की कार इंडिया में आ गई है। अभी फिलहाल के लिए अगर बात करी जाए तो 2 वेरिएंट में इसको लाया गया है। एक तो है रियर व्हील ड्राइव और साथ में जो दूसरा मॉडल लाया गया है वो लॉन्ग रेंज का मॉडल है RWD। प्राइस रेंज की बात करी जाए तो रियर व्हील ड्राइव का जो प्राइस रेंज है मुंबई में आपको ऑन रोड पड़ेगा करीब 68 लाख का, और अगर हम बात करें लॉन्ग रेंज के ऑन रोड प्राइस की तो मुंबई में आपको वो देखने को मिल सकता है अप्रोक्सीमेटली 78 टू 79 लाख का। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर इस प्राइस रेंज को आप कंपेयर करेंगे बाकी की कंट्री से तो इंडिया में जो ये वाई मॉडल है वो हाईएस्ट सेलिंग प्राइस में बिकने वाला है। लेकिन एक चीज काफी इंटरेस्टिंग है कि जो इसका इंटीरियर है और साथ में जो इसका एक्सटीरियर है वो काफी ज्यादा लाजवाब है। कभी भी आप टूर में जा रहे हैं तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आने वाली है कि आपको लगेज कहाँ रखना है, या आपको अगर कोई भी स्लीपिंग की परेशानी अगर आप सोच रहे हैं तो वो नहीं होने वाली है। पीछे आपको फुल्ली काफी ज्यादा स्पेशियस ट्रंक जो है वो टेस्ला ने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। इसमें मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज और बताती हूँ कि अगर आपको ड्राइवरलेस इसमें फैसिलिटी चाहिए तो आप ये मत सोचिए कि टेस्ला का जो ये मॉडल है वो आपको ड्राइवरलेस मिलेगा। नो, इसमें अगर आपको ये फैसिलिटी चाहिए तो आपको देने होंगे अपनी जेब से 6 लाख रुपए और यस, जो आपका मैंने ऑन रोड प्राइस बताया उसके अलावा आपको इसमें 6 लाख रुपए जो है वो और देने होंगे। हालांकि अभी ये जो मॉडल है इसमें ये अपडेट्स नहीं आए हैं, लेकिन कंपनी ने प्रॉमिस किया है कि आगे चल के आपको ये मॉडल्स भी इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलेंगे। अभी आपके सामने जो ये कलर है दैट इज रेड, इसके साथ में जो यहाँ पे दूसरा कलर आया है वो व्हाइट, लेकिन जो इंडिया में लॉन्च होने वाला है वो है ग्रे कलर। लेकिन इसमें एक और इंटरेस्टिंग और फन फैक्ट आप बोल लीजिए वो है कि अगर आपको ग्रे कलर के अलावा कोई और कलर लेना है तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे एक जो एडिशनल कॉस्ट है वो भरनी पड़ सकती है। ऑल टुगेदर मॉडल काफी अच्छा है, लेकिन हो सकता है कि प्राइस रेंज को लेके जो इसका कंपटीशन है काफी ज्यादा हमें कट टू कट देखने को मिले। अभी तो जो इसका कंपटीशन है इंडियन मार्केट में वो BMW और साथ में मर्सिडीज से देखने को मिलेगा, लेकिन जो एंटिसिपेशन लगाई जा रही थी कि टाटा मोटर्स टोयोटा से जो इसका कंपटीशन होगा वैसा नहीं है। लग्जरी सेगमेंट की कार है तो जो लग्जरी सेगमेंट की बाकी की कार्स है उससे ही जो इसका कंपटीशन है वो हमें होता हुआ नजर पड़ेगा। ऑल ओवर गाड़ी बहुत अच्छी है, पार्टी के लिए यहाँ पे आप इसको पूरा का पूरा डीजे भी बना सकते हैं, लाइट्स भी बहुत अच्छी जलती है। लेकिन एक चीज इसमें बहुत ज्यादा ध्यान में रखने वाली है कि क्या ये जो इंडियन कम्युनिटी है, इंडियन पॉपुलेशन है, उसको सही तरीके से केटर कर पाएगी या फिर नहीं। तो भारत में टेस्ला की एंट्री तो हो गई है, लेकिन भारतीय मार्केट में टेस्ला की एंट्री के मायने क्या हैं, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी। कार तो सबको पसंद आ रही है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी निकल कर आ रहा है कि ये टेस्ला के लिए फिलहाल अगर आप देखें तो ज़रूरी है भारत में एंट्री करना या मजबूरी बन रही है। क्योंकि दरअसल अगर आप देखें तो चाइनीज़ गाड़ियों से, चाइनीज़ ईवी से लगातार दुनिया भर में टेस्ला को कंपटीशन मिल रहा है। थोड़ी सी सेल्स भी इनकी गिरती जा रही है, और भारत में तो अगर आप देखें तो 2016 से ये प्रयास करते जा रहे हैं कि कैसे भी करके भारत में एंट्री करें, लेकिन यहाँ के जो टैक्स नॉर्म्स हैं, इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, इसके चलते इनके लिए फ़िलहाल के लिए काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया और बड़ा डिले हो गया। अब बात यह कि भारत का जो ईवी मार्केट है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ये बहुत ही एक्सपोनेंशियली बढ़ता जा रहा है। 2030 तक 10 लाख करोड़ के पार ये मार्केट चला जाएगा। इसका CAGR दिखे 22 से 25% के देखने को मिल सकते हैं, और काफ़ी सारे जो न्यू एंट्रेंट्स हैं ईवी स्पेस में, खासतौर पर पैसेंजर व्हीकल्स में, इन्होंने एक बड़ा फ़ायदा उठा भी लिया। अब जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो पैसेंजर व्हीकल गाड़ियों की बात करें तो टाटा मोटर्स ईवी में ये अभी भी मार्केट शेयर तगड़ा, हालांकि कुछ ओवर द ईयर थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन अभी भी 38% का मार्केट शेयर इनके पास
MG जो कि JSW स्टील के साथ है, इनके साथ JSW के साथ है 31% का मार्केट शेयर है। M&M 23% है और Hyundai इनके पास भी 3% के आसपास का मार्केट शेयर फिलहाल के लिए बना हुआ है। मार्केट बहुत ज़्यादा कंपिटिटिव है, लेकिन फिलहाल के लिए जो ड्यूटी लगकर टेस्ला का भाव निकल कर आ रहा है, ऐसा लग नहीं रहा है कि टाटा मोटर्स को सीधी तरीके से कंपटीशन मिलेगा। ये मोस्ट जो हाई एंड गाड़ियाँ जैसे BMW की कुछ EVs हैं, वहाँ कंपटीशन ज़रूर आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंपटीशन है। फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो कुछ कंपनीज के लिए अच्छा भी माना जा सकता है। बहुत लंबे समय से एंटिसिपेटेड था कि जैसे टेस्ला आएगा भारत में, ऑटो एंसिलरी सेक्टर के लिए काफ़ी बड़े मौके बन सकते हैं। सीधे तौर पर ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे, लेकिन सर्विस तो ये इंडिया में ही करेंगे। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और आगे जाके असेंबली यूनिट भी लगा रहे हैं, तो कंपोनेंट की सोर्सिंग तो होगी, ये बात तो निश्चित ही है। अब इसमें देखें तो जो स्टॉक आप अपने रडार पर रख के चल सकते हैं, इनमें एक है सबसे पहला संवर्धन मदरसन, जहां पर अगर आप देखें तो रेयर व्यू मिरर सप्लाई ये ग्लोबल OEMs को कर रहे हैं, दुनिया भर में जाने जाते हैं। दूसरे नंबर पर आता है फिलहाल के लिए सोना BLW, जहां पर गियर और असेंबली इनकी सप्लाई दूसरी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज के लिए भी कर रहे हैं। बॉश ये भी अनडिस्प्यूटेड लीडर है, एक तो चार्जर्स के लिए, ब्रेकिंग पार्ट्स के लिए, सेंसर्स, इनकी सप्लाई ऑलरेडी ग्लोबल तौर पर देखें तो टेस्ला को करते जा रहे हैं। SKF इंडिया यहाँ पर भी अगर आप देखें तो इनकी जो पेरेंट कंपनी स्वीडिश कंपनी है, ये बेरिंग सप्लाई कर रही है। साथ में अगर आप देखें तो सुप्रजीत इंजीनियरिंग, ये भी जो केबल्स होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, ये सप्लाई करते आ रही है। तो फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो माना जा सकता है कि जो OEMs हैं इन्हें थोड़ी सी कॉम्पिटिशन मिल सकती है, लेकिन ऑटो एंसिलरी के लिए एक बड़ा मौका है। तो ये थे टेस्ला की इंडिया में एंट्री के मायने। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि टेस्ला ने भारत में अपनी शुरुआत मुंबई से की है। उन्होंने भविष्य में महाराष्ट्र में टेस्ला की फैक्ट्री लगाने की भी उम्मीद जताई। हम सभी के लिए ये बहुत ही हर्ष की बात है कि कई वर्षों से जिसका इंतजार हम कर रहे थे, वो टेस्ला कार आज टेस्ला ने मुंबई से लॉन्च की है। अपना भारत का पहला एक्सपीरियंस सेंटर, अपनी भारत की एंट्री आज उन्होंने मुंबई से अनाउंस की है। हमने उसका स्वागत किया है, अभी अभी उसका उद्घाटन भी हमने किया है। महाराष्ट्र की EV की पॉलिसी ये देश में सबसे डायनामिक पॉलिसी है और टेस्ला के लिए ही नहीं, जो भी वर्ल्ड प्लेयर्स यहाँ आना चाहते हैं, जो इनोवेशन, डिजाइन और सस्टेनेबिलिटी, मोबिलिटी में काम कर रहे हैं, उन सबके लिए ये पॉलिसी हमने तैयार की है। और आगे भी हमारी पॉलिसी डायनामिक है। अगर कोई नए चैलेंजेस आते हैं तो उसके लिए हम लोग उसको ट्विक करने को भी तैयार हैं। सियाम के प्रेसिडेंट शैलेंद्र चंद्रा का कहना है कि रेयर अर्थ सप्लाई की समस्या ठीक नहीं हुई तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रोडक्शन पर असर पड़ सकता है। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने उम्मीद जताई कि रेयर अर्थ सप्लाई की समस्या जल्द ही ठीक होगी। कोशिश तो जारी है, हम लोग गवर्नमेंट के साथ काफ़ी क्लोजली वर्क कर रहे हैं। गवर्नमेंट भी काफ़ी हमें मदद कर रही है इस पूरे लियाजनिंग में। हमारे इम्पोर्टर्स भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को वहाँ पर चाइना में अपने एप्लीकेशन दे चुके हैं थ्रू देयर सप्लायर्स वहाँ पर। और हम लोग भी इंडियन एम्बेसी जो चाइना में है वो थ्रू गवर्नमेंट हम लोग उसको अप्रोच करके इस चीज़ को एक्सपेडाइट करना चाह रहे हैं, लेकिन देखते हैं अब कब तक होता है। लेकिन ये ज़रूर है कि अभी तक जो हम लोग प्रोडक्शन चला रहे हैं वो इन्वेंट्री के बल पे चल रहा है, लेकिन अगर ये इशू रिजॉल्व नहीं हुआ तो डेफिनेटली इशू हो सकती है। बट अभी होपफुल है, मैं ऐसा पेसिमिस्टिक नहीं होना चाहता हूँ। होपफुली ये रिजॉल्व होना चाहिए। और अब कुछ और खबरें। स्पेस सेंटर में 18 दिन बिताने के बाद ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला समेत 4 एस्ट्रोनॉट्स की सफलतापूर्वक पृथ्वी पर वापसी हो गई। करीब 23 घंटे की यात्रा के बाद ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट आज दोपहर करीब 3 बजे कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर सुरक्षित लैंड हुआ। शुभांशु की सुरक्षित वापसी का पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जैसे ही लैंडिंग की पुष्टि हुई, पूरे देश में जश्न का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह समेत कई दिग्गज नेताओं ने शुभांशु को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी है। इस खास मौके पर लखनऊ में उनके परिवार ने केक काटकर खुशी मनाई। वहीं शुभांशु के माता पिता भावुक नजर आए। शुभांशु की ये सफलता न सिर्फ उनके परिवार के लिए गर्व का क्षण है, बल्कि भारत की अंतरिक्ष यात्रा में भी एक अहम मील का पत्थर है। बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। हम तो गार्जियन हैं बहुत, और पूरे देश को खुशी है, आप सब लोगों को खुशी है।
कि बच्चा हमारा वापस सकुशल वापस आ गया, ये हमारे लिए और देश के लिए सबके लिए गौरव, बहुत बहुत खुशी का पल है। बहुत बहुत हम लोग तो जो है वेट कर रहे थे, सकुशल वापसी का जो है वो पूरी तरह संपन्न हुआ। उसके अभी 10-15 दिन लगेंगे, 15 दिन का है टाइम है, जो यहाँ इंडिया आने में 10-15 दिन लग जाएंगे। कि विश्व भर के लिए गर्व का पल तो ही है, लेकिन भारत के लिए विशेषकर एक बड़े ही आनंद का अनुभव है कि मां भारती का एक सुपुत्र सफलतापूर्वक अपनी यात्रा संपन्न करके वह घर वापस लौटा है। और जो उन्होंने प्रयोग किए हैं वो अपनी तरह के पहले थे, चाहे वो लाइफ साइंसेज को लेकर के, चाहे मायोजेनेसिस मसल वेस्टिंग को लेकर के थे, चाहे वो ह्यूमन इम्पैक्ट विस यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स था, चाहे वो वहाँ सीडलिंग्स बीज उगाने का था, चाहे वो एक्सट्रीम कंडीशंस में लिविंग बींग्स की इंड्योरेंस को परखने का था। लेकिन कुल मिलाकर के ये जितने भी प्रयोग हुए न केवल भारत के काम आएंगे बल्कि समस्त मानवता के काम आएंगे। डब्बा ट्रेडिंग और ऑनलाइन बैटिंग मामले में ईडी ने मुंबई में 4 जगह पर छापेमारी की है। ज्यादा डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी असीम मनचंदा। तो असीम, क्या है ये पूरा मामला और आज क्या एक्शन रहा? देखिए, डब्बा ट्रेडिंग को सेबी की मान्यता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो कि डब्बा ट्रेडिंग करा रहे थे। इतना ही नहीं, बड़े बड़े विज्ञापन अखबारों के अंदर भी डब्बा ट्रेडिंग के दिए जा रहे थे। और ये भी बता दूं कि जो डब्बा ट्रेडिंग है उसमें एक्चुअली शेयर की खरीद फरोख्त नहीं होती है, उसमें सिर्फ शेयर की मूवमेंट के ऊपर पैसा लगता है। तो ये डब्बा ट्रेडिंग बहुत जगहों पर बहुत सारे ऐप करा रहे थे। तो इसको लेकर के इंदौर में एक एफआईआर भी दर्ज की गई थी। अब उस एफआईआर को आधार बनाते हुए जो ईडी है उसने इसकी जांच शुरू कर दी है। आज मुंबई, इंदौर और अहमदाबाद समेत 4 लोकेशंस के ऊपर ईडी ने छापेमारी की। यहां पर करीबन 3.5 करोड़ रुपए की नकदी ईडी ने बरामद की है। इतना नहीं, वहां से ज्वेलरी, घड़ियां और जो लग्जरी गाड़ियां हैं वो भी ईडी ने यहां से जब्त की है। और ईडी ने इसमें जितने भी जो हवाला ट्रेडर्स हैं या फिर जो फंड हैंडलर्स हैं उनकी भी ईडी ने इनकी पहचान कर ली है। उनकी जांच भी जारी है और आगे ईडी इनके ऊपर कार्रवाई करता रहेगा। जरा सोचिए, अगर फ्लाइट के बीच हवा में ही इंजन बंद हो जाएं तो क्या होगा। एयर इंडिया हादसे के बाद हर कोई एविएशन सुरक्षा को लेकर जागरूक हो गया, लेकिन एक आरटीआई से पता चला है कि भारत में 2020 से अब तक उड़ान के दौरान इंजन बंद होने के करीब 65 मामले सामने आ चुके हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे अपने संवाददाता रोहन सिंह से। तो रोहन, अच्छी बात तो ये कि इतने 65 एक बड़ा नंबर है और कोई ऐसी बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन इंजन के फेलियर या बंद होने के इतने मामले आरटीआई में निकल कर आए हैं। क्या डिटेल्स है? जी, काफ़ी चौंकाने वाली जानकारी है इस आरटीआई रिपोर्ट में। इसके मुताबिक लगभग 2020 के बाद से अब तक 65 ऐसे मामले आ चुके हैं जिसमें से कोई ना कोई एक इंजन मिड एयर में या फिर टेक ऑफ के बाद जो है वो फेल हो चुका है। हालांकि इन सभी मामलों में अगर एयर इंडिया की जो घटना है इसको अगर हटा दिया जाए तो बाकी सभी मामलों में जो है पायलट्स ने इंश्योर किया कि सब कुछ सुरक्षित रहे। लेकिन अगर आप आंकड़ों की देखें तो लगभग हर महीने 2020 के बाद से औसतन एक ऐसा मामला ज़रूर आ रहा है जहां इंजन शटडाउन हो रहा है अलग अलग कारणों से। अधिकतर जो जानकारी दी गई है वो टेक ऑफ के बाद या फिर मिड एयर में इस तरह की घटनाएं हैं। सिर्फ यही नहीं, एक और जानकारी मिली है वो ये है कि सिर्फ 2024 जनवरी के बाद से अगर अब तक आप देखें करीब 11 मेडे कॉल्स आ चुकी हैं। मेडे कॉल तब दी जाती है जब बिल्कुल एक्सट्रीम खतरा होता है, उस समय में। इन सभी केसेस में भी पायलट्स जो है सक्सेसफुली जो है उसको लैंड करवाने में सफल रहा था। लेकिन ये काफ़ी चौंकाने वाली जानकारी है क्योंकि जिस तरीके से एविएशन सुरक्षा को लेकर लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ रही है उसमें इस तरह की घटनाओं का कम होना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम आईकाओ की बात करें, जो एविएशन सेफ्टी रैंकिंग है उसमें भारत की जो रैंक है वो लगभग 48वां है। तो इसे सुधारने की ज़रूरत है, खासतौर पर जो एयर इंडिया की घटना हुई है उसके बाद से। जी, बहुत शुक्रिया। अब बात बाजार की। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन बाजार ने कमबैक किया। सेंसेक्स वीकली एक्सपायरी पर बाजार का जोश हाई रहा। सेंसेक्स 317 पॉइंट चढ़ा तो निफ्टी 114 पॉइंट की बढ़त हासिल करने में कामयाब रहा। मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों में आज खरीदारी रही। डिटेल्स के साथ हैं अब हमारे सहयोगी यतिन मोहता। तो यतिन, मार्केट के लिए एक अच्छा दिन। देखिए, आज अगर मार्केट की बात करें तो क्लियरली मिड कैप शेयरों में आउट परफॉर्मेंस था। ओवरऑल अगर हम देखें सेक्टोरली काफ़ी अच्छी तरीके से बाजार में तेज़ी बनी रही। इनफैक्ट आज का एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी आपको ऑलमोस्ट 3:1 दिखेगा। गेनर्स की बात करें तो निफ्टी में बैंक शेयर्स में खरीदारी देखने को मिली,
जैसे कि मैंने पहले कहा मिड कैप शेयरों में अच्छी खासी खरीदारी थी। तो ओवरऑल अगर हम इंडिसेस लेवल की बात करें तो काफ़ी शानदार बाजार का मूड माहौल रहा। निफ्टी में बढ़ने वाले शेयरों में अगर आप देखें तो ऑटो शेयर्स थे आज, टू व्हीलर शेयर्स, खास करके हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो। सन फार्मा ने भी एक केस बड़ा सेटल किया यूएस में, जिसके बाद शेयर में लगभग 2.5% की तेजी थी और श्रीराम फाइनेंस के काउंटर में भी खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी लूजर्स की बात करें तो काफ़ी कम थे, लेकिन हाँ आईटी शेयरों में आज थोड़ा बहुत दबाव था। HCL टेक रिजल्ट्स के बाद 3% लुढ़का। SBI लाइफ, एटर्नल और HDFC लाइफ जैसे काउंटर्स में भी थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली रही, लेकिन एक्शन जो था पूरा आपको मिड कैप साइड में दिखेगा। फर्टिलाइजर कंपनीज में फैक्ट लगभग 8% ऊपर। पतंजलि बोनस के अनाउंसमेंट के बाद शेयर में 4% की तेजी। HDFC AMC रिजल्ट्स के पहले और BSE लिमिटेड में भी आज आपने बाउंस बैक आता हुआ देखा। लूजर्स की बात करें तो यहाँ थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग JSW इंफ्रा, IDBI, नायका और IDFC फर्स्ट बैंक जैसे काउंटर्स में रही, लेकिन 2 से 3% के नुकसान के साथ ही सारे के सारे मिड कैप आपको ट्रेड करते हुए नजर पड़ रहे थे। ओवरऑल एक अच्छा दिन शेयर बाजार के लिए। जो बढ़त थी फर्स्ट हाफ में वो सेकेंड हाफ में कंटिन्यूड रही। फार्मा के साथ फर्टिलाइजर और केमिकल शेयरों में भी आज फुल एक्शन दिखा। रैलिस इंडिया ने अच्छे नतीजों और जोरदार मॉनसून ने पूरे सेक्टर में जान डाल दी है। क्या चल रहा है फर्टिलाइजर शेयरों में, बता रहे हैं हमारे सहयोगी यतिन मोहता। मल्टीपल रीजंस हैं। सबसे पहले रैलिस की अगर नंबर्स की बात करें तो क्वार्टर 1 का एबिटा 56% बढ़ा था। और अगर हम क्रॉप केयर सेगमेंट और सीड सेगमेंट्स की बात करें तो क्रॉप केयर में लगभग 16% का मोमेंटम और सीड्स में लगभग 38% की ग्रोथ आपको देखने को मिली। तो इन जनरल अगर हम Q1 की बात करें तो रैलिस के रिजल्ट्स के साथ पूरा का पूरा फर्टिलाइजर और एग्री स्पेस काफ़ी एक्टिव है। ऑब्वियसली 3-4 न्यूज़ भी पूरे सेक्टर में आए। आज सुबह हमने देखा कि दीपक फर्टिलाइजर ने 1200 करोड़ रुपए का रिगैसिफिकेशन अग्रीमेंट जो है पेट्रोनेट LNG के साथ साइन किया, तो वो एक काउंटर था जहां आपने अच्छा ट्रैक्शन देखा। इसके अलावा इसी हफ्ते की बात है और फर्टिलाइजर मिनिस्टर ने 3 भारतीय कंपनियों के साथ सऊदी अरेबिया की मदेन करके कंपनी है, इसके साथ DAP जो डाई अमोनियम फॉस्फेट है इसकी सप्लाई के लिए करार किया। और ये लॉन्ग टर्म सप्लाई है जहां लगभग 31 लाख मेट्रिक टन इंपोर्ट करेगा भारत। तो ये न्यूज़ फ्लो के तरीके से देखा जा रहा है। और रेनफॉल की बात करें तो पिछले एक हफ्ते में जिस हिसाब से नॉर्थ इंडिया में, खास करके दिल्ली के आसपास के इलाकों में, साउथ इंडिया में अगर हम देखें तो बहुत सारे जगह पे जहां मॉनसून स्लो था वहां फिर से एक बार पिकअप होने लगा है। और आप IMD की वेबसाइट अगर देखें तो ऑल इंडिया बेसिस पे हम अबव एस्टिमेट चल रहे हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म एवरेजेस की बात करें रेनफॉल के तरीके से, तो रेनफॉल भी काफ़ी अच्छी हुई है, जिसके कारण एग्री सेक्टर फोकस में और इसी के साथ पूरा का पूरा फर्टिलाइजर पैक आज आपको बजिंग में दिख रहा है। ब्याज दरों पर फैसला करते वक्त महंगाई और ग्रोथ दोनों का ही संतुलन देखना पड़ता है, ये कहना है RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा का। CNBC TV 18 की कंसल्टिंग एडिटर लता वेंकटेश से एक्सक्लूसिव बातचीत में RBI गवर्नर ने कहा कि दोनों ही बातें अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं। What is the trigger for a rate cut? Will it be more lower inflation or will it be lower growth? It's a mix of the two. It's a mix of the two, really. One can't really say that it is inflation which is more important than growth numbers. For us, as you are aware, it is primarily we look at price stability. That is our core mandate. That is the primary objective. And then we look at growth also. Both are equally important. And I would not say that, we would give more emphasis as of now to either numbers. We also need to be aware of the composition of the inflation, and especially when I say composition, I mean the momentum and the base effect. Current inflation is known, of course, that is known. That's not an outlook. That's not an estimate. That's more or less reasonably certain, and so that does feed into the outlook. But it is the forward-looking outlook which is more important. लगातार घटती महंगाई के चलते क्या आगे और रेट कट देखने को मिलेंगे? इस सवाल के जवाब में RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि MPC ने अपना स्टांस न्यूट्रल रखा और महंगाई ग्रोथ के मौजूदा नंबर्स के साथ साथ आउटलुक को देखते हुए ही फैसला लिया जाएगा। On the street, the expectation is July will be 1.8 and the full year will be way below the 3.7 that Reserve Bank forecast, probably close to 3. Therefore, does it open up space for a rate cut? In fact, for rate cuts. We do our own internal assessments. Whether it will be 3%, I
really don't know, because those calculations we are still in the process of doing them. We will certainly come out with our latest projections, and the MPC, as always, will factor in the evolving situation, the outlook, and then therefore take a call as to whether the economy really needs what kind of a policy rate it needs. If the inflation is lower, the forecast, therefore the outlook is lower, the growth is lower, certainly the policy rates can be cut, but that is something that we have to wait and watch. चलिए यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार आपके लिए कुछ और खबरें। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज समाचार। अब कुछ और खबरें। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक में आतंकवाद को लेकर कड़ा संदेश दिया। जयशंकर ने कहा कि वैश्विक व्यवस्था में इन दिनों काफ़ी अव्यवस्था है, जिसमें संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, दबाव और आर्थिक अस्थिरता बढ़ रही है। चीन, पाकिस्तान के सामने जयशंकर ने कहा कि आतंक पूरी दुनिया के लिए नासूर है। पहलगाम हमला इसका उदाहरण है। भारत ने कार्रवाई की है और एक्शन लेता रहेगा। जयशंकर ने यह भी कहा कि एससीओ की स्थापना 3 बुराइयों, आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से लड़ने के लिए की गई थी। अक्सर ये तीनों एक साथ दिखाई देते हैं। जयशंकर ने चीन की ओर इशारा करते हुए कहा कि हम में से कुछ सदस्य यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य भी हैं। हमें समझना होगा कि आतंकवादियों पर एक्शन लेना ही होगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज मानहानि मामले में लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर किया। इसके 5 मिनट बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत भी दे दी। कोर्ट ने 20-20 हज़ार के 2 बॉन्ड पर राहुल की जमानत दी है। राहुल के सरेंडर के बाद उनके वकील ने जमानत याचिका डाली थी। बता दें कि कोर्ट ने उन्हें भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सैनिकों पर अमर्यादित टिप्पणी करने के मामले में पेश होने का आदेश दिया था। पिछली 5 सुनवाई के दौरान राहुल हाजिर नहीं हुए। बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है। बिहार कैबिनेट ने अगले 5 सालों में 1 करोड़ नौकरियों के अवसरों के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में श्रम विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके तहत अगले 5 सालों तक राज्यों के युवाओं को 1 करोड़ नौकरियां और रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। सरकार ने इसके लिए 12 सदस्यीय समिति का गठन किया है। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट में फेरबदल का मसला तूल पकड़ता जा रहा है। चुनाव आयोग ने कुछ आंकड़े जारी किए हैं, जिसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष फिर आमने सामने आ गए हैं। चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक बिहार में कुल 7,89,69,844 मतदाता हैं। इनमें से 6,81,67,861 ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल हुए हैं। अब तक 86.32% मतदाताओं ने फॉर्म भर दिए हैं और 90.84% मतदाताओं को कवर किया जा चुका है। अभी 9.16% मतदाताओं का फॉर्म भरना बाकी है। फॉर्म भरने के लिए यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने में 10 ही दिन बचे हैं। तो बिहार चुनाव मोड में है, लेकिन लगातार हो रही हत्याओं ने बिहार में सुशासन पर सवाल खड़े कर दिए। आज आवाज अड्डा में इसी पर हम कर रहे हैं चर्चा। अब की बार सुशासन पर आर पार शाम 7:57 पर जरूर जुड़िए हमारे साथ। दुनिया की सबसे उम्रदराज मैराथनर फौजा सिंह का जालंधर में निधन हो गया। मैराथन रिकॉर्ड्स के लिए मशहूर एथलीट फौजा सिंह ने 144 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। उनका निधन एक सड़क हादसे में हुआ। कल शाम को टहलते वक्त उन्हें कार ने टक्कर मार दी थी। एक्सीडेंट के बाद जालंधर के एक निजी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है और अज्ञात वाहन और उसके चालक की तलाश जारी है। तो आवाज समाचार में फिलहाल इतना ही, लेकिन CNBC आवाज पे खबरों का सिलसिला जारी है। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर हाजिर होंगे कल का बाजार। नमस्कार।